जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने समास से वे प्रश्न लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, पैट का हो, टैट का हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें से टॉप समास के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। आप किसी एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं या आप इसी वीडियो में चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि समाज से एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। आपकी तैयारी कितनी है और आपका स्कोर क्या रहा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। बिल्कुल आसान से प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो तथा समासिक पद जो हो वो अवयव हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। यानी जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अवयव हो, वह कौन सा समास कहलाता है? तो वो कहलाता है अवयवी भाव समास, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस समास में पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, वह कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो जिस समास का पहला पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, वह कौन सा समास कहलाता है? वह कहलाता है तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, वह कहलाता है द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको आने वाले क्वेश्चन में दिखाई देंगे। बिल्कुल आराम से सीखेंगे और आसानी से समझेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, वह कहलाता है द्विगु समास, द्विंद समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो और वह एक समूह या समाहार की तरफ संकेत करे, तो वहां कौन सा समास होता है? वहां होता है द्विगु समास, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच या अथवा एवं या और का प्रयोग होता हो, वह समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। देखो, समास के बारे में जानने से पहले पहले उसकी परिभाषाएं पता होनी बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल परिभाषाओं से हमने स्टार्ट किया है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा उन्हें विग्रह करने पर उनके बीच तथा या एवं या फिर और का लोप हो, यानी गायब हो, या फिर हमें लग सकता हो कि वो लग सकता है, तो वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। माता पिता, ठीक है, मैंने लिखा है माता और पिता। तो माता पिता लिखा है। तो अगर मैं कहूं कि इनके बीच में क्या लग सकता है? माता या पिता लग सकता है, माता और पिता लग सकता है, माता या पिता लग सकता है, माता तथा पिता लग सकता है, ठीक है, माता एवं पिता भी लग सकता है। तो जहां आपको लग सकता हो कि ये बीच में आ सकता है, तो बस वहां कौन सा समास होता है? वहां समास होता है द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, माता और पिता दोनों पद प्रधान है, और बीच में और या फिर या का लोप होता है, तो वहां द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह समास जिसमें दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे कहते हैं, वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास, द्विंद समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में दोनों में से कोई सा पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंगित करे, तो वह कौन सा, यानी संकेत करे, तो वह कौन सा समास होता है? वहां होता है बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने लिया था नीलकंठ। क्या लिया था? नीलकंठ। तो नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, और नीलाकंठ किसका है? वह है शिव जी का, भगवान शिव शंकर का। तो इसमें ये पद प्रधान नहीं है, यह तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे होते हैं शिव जी की तरफ, तो बस वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यथाशक्ति में समास है कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। देखो, यथाशक्ति का जो समास विग्रह होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। और आपको एक हिंट दे देता हूं कि जिस शब्द में किसी उपसर्ग का प्रयोग हो, तो वहां कौन सा समास होता है? वहां होता है अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो बिल्कुल वहां अव्ययी भाव समास होता है।
थोड़ा बहुत अपवाद हो सकता है, बट 99.9% जो है अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चराचरम यानी जगत में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? देखो, पहले तो आपको समास, जब भी आप समास सीखे तो आपको समास विग्रह करना यानी समास विग्रह आना बहुत जरूरी है। चराचरम की अगर बात की जाए तो इसमें इसका जो समास विग्रह बैठेगा ना, वो बैठेगा चर और अचर। क्या होता है? चर और अचर। तो और लग रहा है तो वहां कौन सा समास होता है? हमने शुरुआत में सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं, बिल्कुल अच्छे से समझी हैं। तो जिस शब्द में दोनों शब्द प्रधान हो और बीच में और या फिर या का लोप हो, तो वहां कौन सा समास होता है? वहां होता है द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? देखो, मैंने आपको समझाया कि समास सीखने के लिए सबसे पहले आपको समास विग्रह आना बहुत ज़रूरी है। आप समास विग्रह सही कर पाएँगे तो बिल्कुल आपको उसका आंसर भी बिल्कुल सही से निकाल पाएँगे। चौराहा, चौराहा का समास विग्रह क्या होगा? चार राहों का समाहार। तो जहाँ पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण हो और वह किसी ग्रुप या समाहार की तरफ संकेत करते हैं, तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो वह होता है द्विगु समास, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजातशत्रु में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो अजातशत्रु में कौन सा समास है? अजातशत्रु का जो समास विग्रह होता है वो होता है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ हो, यानी अजातशत्रु। तो इसमें बहुव्रीहि समास है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। 3 से 4 बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। अजातशत्रु में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्विगु समास का उदाहरण है माता और पिता, यथाशीघ्र, नवग्रह या पीतांबर। देखो, कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि द्विगु समास पूछा है, तो द्विगु समास का जो परिभाषा है द्विगु समास की, वो क्या है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और वह एक ग्रुप की तरफ संकेत करते हो, तो वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। देखो, यहाँ यथा शीघ्र आपको दिख रहा है, बिल्कुल शीघ्र, और शीघ्र से पहले यथा लग रहा है, यानी उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ कौन सा समास है? यहाँ अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। माता और पिता, यहाँ माता और पिता यानी और का लोप हो रहा है। तो यह किस समास का उदाहरण है? तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिनका, अर्थात विष्णु जी, या फिर पीला है अंबर जो। तो ये कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों का उदाहरण है। जो भी सबसे सूटेबल लगता हो बिल्कुल आपको उस पर टिक कर देना है। बट बहुव्रीहि समास अगर ऑप्शन में हो, तो पीतांबर अगर दिया हो कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास अगर ऑप्शन में हो तो बिल्कुल बहुव्रीहि समास लगा देना है, वरना आपको सीधा कर्मधारय समास लगा देना है अगर बहुव्रीहि समास नहीं दिया हो तो। तो बचा है नवग्रह, यानी 9 ग्रहों का समूह, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। यही द्विगु समास का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समास का क्या अर्थ है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ? देखो, समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा रूप। और आपको पता है कि समास किसे कहते हैं? कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाए या सार्थक शब्द बनाए, तो वह समास कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो लिखना और पढ़ना, या लिखना या पढ़ना, या लिखना तथा पढ़ना, तो बस हम यहाँ तथा और या लगा सकते हैं। तो यहाँ कौन सा समास होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ दोनों लिखना और पढ़ना दोनों शब्द जो है वो प्रधान है और बीच में बस और या फिर या का लोप है। तो बिल्कुल वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समास के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 8? तो समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और अंत में आता है बहुव्रीहि समास। आप चाहे कुछ भी ऑर्डर बना सकते हैं, बस समास जो होते हैं वो 6 ही होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? नवरात्रि, नवग्रह, नवयुवक या उपयुक्त सभी? देखो, कर्मधारय समास की जो परिभाषा है कि जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, ठीक है, तो वहां कौन सा समास होता है? वहां होता है कर्मधारय समास।
तो यहाँ नवरात्रि की बात की जाए तो नवरात्रि में देखो नौ रात्रि का समाहार, तो यहाँ नौ यानी पहला पद जो है वो संख्यावाचक है और सिंपल सी बात है वो विशेषण का काम कर रहा है। नौ रात्रियों का समाहार यानी नौ रात्रियों का समूह, तो बस वहाँ कौन सा समास होना चाहिए, वहाँ द्विगु समास होना चाहिए। और नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, यहाँ भी द्विगु समास है। नवयुवक, यहाँ नव का मतलब नौ से नहीं है, ठीक है, 9 से नहीं है यहाँ नव युवक का, यानी नया युवक, यानी नया क्या है, विशेषण है, और युवक क्या है, विशेष्य है। युवक विशेष्य क्यों है, क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताए, नव कौन है, युवक है, तो युवक जो है यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताए वह विशेष्य कहलाता है। तो नव युवक में जो है विशेष्य विशेषण संबंध है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, नव युवक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो वो बनता है कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पॉकेट मार में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। देखो पॉकेट मार का अगर हम समास विग्रह करें तो समास विग्रह क्या होगा, पॉकेट को मारने वाला, यानी पॉकेट को काटने वाला। तो यहाँ को का यूज हो रहा है, तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष के आपको पता है कि भेद होते हैं, तो बस उसमें कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यानी ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है, यानी जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। देखो पूछने का तरीका कि अप्रधान लगा दिया है, आप कोई जल्दी जल्दी में पढ़ेगा कि प्रधान कौन सा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है। तो दोनों पद प्रधान नहीं पढ़ना है, अप्रधान पढ़ना है। अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ा गया तो आंसर बिल्कुल ठीक लगेगा, ये आपको ही पता है। यानी जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता वहां कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो आपको पता है कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता वो तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं, वो कौन सा समास होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। 100% आपको एक नंबर मिल चुका होता अगर आप उस एग्जाम में होते जिस एग्जाम से में से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वनवास में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। देखो वनवास का सही समास विग्रह क्या होगा, वन में वास, यानी वन में वास। तो यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, वन में वास। तो बस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। देखो में यूज हो रहा है तो में अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, ठीक है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर का जो सही समास विग्रह होगा वो होगा युद्ध में स्थिर रहने वाला, और वह एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसे युधिष्ठिर कहते हैं। तो बस यहाँ हम कोई पद प्रधान नहीं हो रहा है और वह तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है, तो वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, संधि, समास, छंद या अव्यय। तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए बने हुए नए सार्थक, सार्थक, देखो सार्थक बोला गया है, ठीक है, सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। बात करें अगर संधि की, तो संधि किसे कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और छंद की बात की है तो छंद किसे कहते हैं, जब वर्णों की संख्या, क्रम या वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर एक पद की रचना की जाए तो उसे छंद कहते हैं। और अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय तो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आजकल यही एक क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं, यानी अविकारी शब्द जो हैं वो अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, ग्रहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो एक उपसर्ग होता है। तो यहाँ किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ग्रहगत इसमें कोई उपसर्ग नहीं, चार कुशल इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, कुमारी इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, पर प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन
यानी प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यानी यहाँ कौन सा समास है, यहाँ अव्ययी भाव समास है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निशाचर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। भाई निशाचर का अगर आपने समास विग्रह कर लिया तो बिल्कुल आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। निशाचर का सही समास विग्रह क्या है कि रात में विचरण करने वाला निशाचर कहलाया जाता है, कि रात में विचरण करने वाला। तो रात में विचरण कौन करता है, तो वो करता है राक्षस। तो राक्षस यानी दोनों शब्द प्रधान ना होकर किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो वहां कौन सा समास है, वो है बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, नववधु, नवग्रह, नवरत्न या उपयुक्त सभी। यानी इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है। तो इनमें से जो द्विगु समास का, देखो द्विगु समास कहते किसे हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। नव, भाई नौ, हर चीज में नौ मत ढूंढ लेना। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। नवरत्न, नौ रत्न का समूह। और नववधु यानी नौ वधु का समूह नहीं होता यहाँ, ठीक है। तो नववधु का मतलब होता है नई वधु। तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, क्योंकि ये एक कर्मधारय समास का उदाहरण है, ना कि द्विगु समास का। नववधु, नई वधु, यानी नई जो है वो एक विशेषण है और वधु जो है वो विशिष्य है। तो नई वधु, तो यहाँ कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। जन्मांध शब्द है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। देखो जन्मांध का जो सही समास विग्रह होगा वो होगा जन्म से अंधा, यानी से चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो से चिन्ह का प्रयोग किस में होता है, आपादान कारक में होता है। तो यहाँ आपादान तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न जो है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न जू केतु आए थे, मैंने जू केतु रखे हैं। आपका स्कोर क्या रहा, आपकी तैयारी कैसी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और एक क्वेश्चन जो आपके लिए दिए जा रहा हूं कि निर्धन में कौन सा समास है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूं, निर्धन में कौन सा समास है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। और बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करते रहने के लिए नए नए वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। और बिल्कुल हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।